हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अमन ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है वो हम बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। ये बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर का हैप 2 का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें टॉपिक आएंगे जो हम साथ ही साथ पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी, यूरिनरी, नर्वस सिस्टम, ठीक है, और एंडोक्राइन और ह्यूमन जो रिप्रोडक्टिव है, मेल और फीमेल, और साथ ही साथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और इसमें 2 चैप्टर हैं जो छोटे चैप्टर हैं, जैसे एनर्जेटिक्स हो गया और जेनेटिक्स आ गए। ये काफ़ी छोटे चैप्टर हैं जिसमें 2 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम दोस्तों क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम है कि हम डाइजेशन हम बोलते हैं, जैसे पाचन शक्ति को बोलते हैं। जो ऐसा सिस्टम जो हमारी पाचन शक्ति को हम कुछ भी खाते हैं हमें पचता है। वो कैसे है, मतलब जब जैसे हम कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स खाते हैं, ठीक है ना। वो क्या है, पचना का मतलब क्या है, पाचन शक्ति का मतलब क्या है कि हमें वो सारी जितनी भी जो हम फूड इंग्रेडिएंट खा रहे हैं वो हमारे सेल तक पहुंच रहा है, वो सारा खाना। वो कैसे पहुंचेगा, खाते तो हम बड़े साइज़ में हैं, बट वो जो हमें मिलता है हमारे सेल को वो स्मॉल पार्टिकल्स में मिलता है, ठीक है ना। वो सारी जो लार्ज पार्टिकल है वो कन्वर्ट होते हैं इनटू स्मॉल पार्टिकल, सो दैट इज़ नोन एज द डाइजेशन। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है ना। ये कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है ना। उनसे हमें क्या है कि भी वो ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। राइस हमें देख लें तो राइस भी एक पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल है। फ्रूट्स की बात करें, विटामिन है। इन सब की डाइजेशन होती है। ये सारे बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटते हैं। जितने भी वो ऑर्गन है, लाइक हमारे स्टमक है या स्मॉल इंटेस्टाइन है, और साथ ही साथ ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन भी हेल्प करता है और स्टमक भी हेल्प करता है डाइजेशन में, ठीक है। ये सारे सिस्टम, ये सारे ऑर्गन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक प्रॉपर शेप देते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक माउथ, लेयरिंग, फेयरिंग, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस पार्ट आता है, ठीक है। ये सारा एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी हम फूड खाते हैं तो वो सारे हमारे गैस्ट्रिक जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है इसमें चला जाता है। जब जाने के बाद जैसे सीधा मुंह में हम कुछ खाना खाया तो वो पहले हमारे कहाँ से जाता है, ईसोफेगस। वहाँ में हमारे पेरिस्टैटिक मूवमेंट लाइक ऐसे चलती है, पेरिस्टैटिक मूवमेंट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। हमारी डाइजेशन है माउथ से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि माउथ में सलाइवा होता है और सलाइवे के अंदर एक एंजाइम होता है, सलेवरी अमेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। उसके बाद जब प्रोटीन की डाइजेशन होती है वो कहाँ पर होती है, स्टमक में हो जाती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, वो भी डाइजेशन में हेल्प करता है, जैसे मिनरल की, प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की और लिपिड्स की, सबकी डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन करता है, ठीक है। सिर्फ जो लार्ज इंटेस्टाइन में वहाँ पे कोई भी डाइजेशन का ऐसा रूल नहीं होगा। सीधा खाना जो है जो हमने खाया वो इंटेस्टाइन में चला गया, उसके बाद वो सारी एब्जॉर्प्शन होगी। दोस्तों, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि जब भी डाइजेशन होगी तो सारा जितना भी खाना बड़ा होगा, जो भी हमने लार्ज साइज में खाना खाया होगा, वो जब एंजाइम उस पर एक्टिविटी करेंगे तो वो टूट जाएगा, और टूटने के बाद जब छोटे पार्टिकल वो सीधा ब्लड में जाएगा, और जितने फूड पार्टिकल कहाँ पे लेके जाएगा, सेल पे लेके जाएगा। और सेल पे क्या होगा कि जो साइकिल होंगे, जैसे ये ग्लाइकोसिस साइकिल है, क्रैब साइकिल है, ये एटीपी की प्रोडक्शन करेंगे, और जब सेल एटीपी प्रोड्यूस करेगा उससे हमें एनर्जी मिलेगी और हम काम करेंगे। और जो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी कुछ भी इवॉल्व होगी ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। और कुछ और वेस्ट भी होगा वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में के द्वारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जब हम पढ़ाएंगे तो आपको वहाँ से काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में 3-4 स्टेप आते हैं। जैसे इंजेशन का मतलब होता है कि कोई भी जो हम फूड खाते हैं जब माउथ पे चला जाता है, ठीक है। डाइजेशन जो बड़ा कोई मॉलिक्यूल है, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट, जैसे हमने रोटी खाई, वो छोटे पार्टिकल में टूटी, जब उसके इंजाइम, जैसे मैंने बोला, माउथ में हमारे जो सलाइवा है उसके अंदर क्या है कि वो स्लेवरी अमाइलेज जो इंजाइम है वो क्या करता है कि वो बड़े एंजाइम जो है वो हेल्प करते हैं कोई भी मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में, ठीक है। उसके बाद आती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब अब ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल के जब ब्लड में चले जाते हैं तो इसे हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद कौन सा पार्ट आता है, उसके बाद पार्ट आता है असिमिलेशन। दोस्तों असिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी जो फूड पार्टिकल है वो ब्लड से सेल की तरफ जाते हैं उसे बोलते हैं हम मूवमेंट ऑफ द फूड पार्टिकल फ्रॉम द ब्लड टू सेल इज नोन एज द असिमिलेशन। ठीक है, हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब भी एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि स्टमक की हाँ, एब्जॉर्प्शन में दोस्तों क्या होगा कि जब स्टमक और इंटेस्टाइन जो है वो अपना हेल्प करेगी फूड को ब्रेक डाउन करने में, और वो जो ज़्यादा मूवमेंट होगी न्यूट्रिएंट्स की। एब्जॉर्प्शन में क्या है कि भी जो जितने भी हमने फूड पार्टिकल्स खाए हैं वो स्टमक से इंटेस्टाइन के होते हुए ब्लड की तरफ जाएंगे। ठीक है, और ब्लड के बाद क्या होगा कि वो जो ब्लड में जाएंगे उसके बाद ब्लड से सीधा ब्लड क्या करेगा, जितने भी फूड पार्टिकल को सेल तक पहुंचाएगा। ठीक है, जैसे इंसुलिन जो है हार्मोन वो हेल्प करता है कि कोई भी जो पार्टिकल्स है उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। कहाँ से पकड़ता है वो सारे पार्टिकल्स, ब्लड से पकड़ के और सेल तक पहुंचाता है इंसुलिन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को। सो एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन में क्या होता है कि एक्सक्रीशन में जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो हमारे किडनी के थ्रू है। किडनी का काम ही यही है कि वो सारी जितने वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको रिमूव करता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी भी कार्बन डाइऑक्साइड को करता है, पर ज़्यादा इसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। सो हम आगे डायग्राम की बात करते हैं। सो ये डायग्राम है दोस्तों, इसमें ये नोज़ है, माउथ है। ठीक है, यहाँ से हम दोनों तरफ से ऑक्सीजन की इनहेलेशन करते हैं। सो इसके लेरिंग्स, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक जिसे हम पेट बोलते हैं। ठीक है, सो ये क्या है कि उसके बाद ये मैंने जस्ट बनाई हुई है डायग्राम। ठीक है, सो ये स्मॉल ये नीचे अंदर की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ बाकी सारे जितने भी जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और मिनरल की डाइजेशन होगी, और साथ ही यहाँ पर क्या है कि यहाँ की वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, और लास्ट पार्ट इसका एनस है। ठीक है, चलिए आगे अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कि जैसे हमने माउथ का बोला था कि इसके माउथ स्टार्टिंग मैंने बताया था कि माउथ भी कंसिस्ट करता है। ठीक है, सो माउथ में क्या जाते हैं, माउथ में बक्कल कैविटी या हम इसे ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं। सो माउथ के 5 पार्ट है, जैसे लिप्स है। ठीक है, जो हमें हेल्प करते हैं, जैसे हम अपना मुंह खोलते हैं तो लिप्स जो है हमें काफ़ी हेल्प करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग में। ठीक है ना, सो लिप्स की काफ़ी मूवमेंट है होती है, तो तभी हमारा खाना लिप्स की बदौलत ही, अगर हम बंद कर दें तो खाना अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है, सो जॉ की बात करें जिसे हम जबाड़े बोल देते हैं। सो अपर जो जबाड़ा होता है जिसमें अपर जहाँ टीथ लगे होते हैं, लोअर जो भी है। सो जो लोअर होता है वो क्या इमूवेबल होता है, अपर जो है नहीं, लोअर जो है वो मूवेबल करता है। जैसे हम उसको आप कह सकते हो कि जब जैसे नीचे वाले जो आपका जो है वो क्या है कि वो आप अप एंड डाउन कर सकते, जो अपर जो है वो ज़्यादा अप एंड डाउन मूवमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, सो जो ठीक है, सो दोनों की तरफ दांत होंगे। ठीक है, जॉ के इसके बीच में ही, मतलब कि ये जो जॉ होते हैं इसके बीच में ही हमारे सॉकेट होते हैं, और सॉकेट के बीच में ही क्या है दांत फिट होते हैं। ठीक है, सो अपर जॉ को हम क्या बोलते हैं, ये भी एक मतलब एक बोन ही है जॉ का। ठीक है, अपर जॉ को बोलते हैं, जैसे ये हम एक ऐसे आपको बना देता हूँ। सो ये अपर जॉ है, ये लोअर जॉ है, यहाँ उसके बाद यहाँ सॉकेट लगे होंगे, सॉकेट के बीच में ही टीथ होंगे। ठीक है, सो अपर और लोअर, जो ये ऊपर वाला ये तो ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, ये जो अप एंड डाउन की मूवमेंट करता है। ठीक है, इसके बीच में जो सॉकेट होते हैं, सॉकेट के बीच में दांत होते हैं। ठीक है, सो अपर को हम बोलते हैं मैक्सिबल और लोअर को बोलते हैं मैंडिबल। उसके बाद टीथ जो है 32 टीथ हैं। सो ये टीथ जो है किसके बने होते हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट के बने होते हैं। ठीक है, और उस पर टंग की बात करें। ठीक है, सो टंग में जो जितने भी ग्लैड्स होते हैं जो आगे एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, सो उसके बाद आते हैं और जो ग्लैड्स ग्लैड्स जो होते हैं, ग्लैड्स दोस्तों क्या है एक्चुअल में, ग्लैड्स एक कह सकते हो कि एक बड़ा एक टिश्यू है, उसके अंदर सेल्स हैं, और जो कि और सेल जान तो वो ग्लैड्स ग्रुप ऑफ जब ग्रुप ऑफ हम बोल सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ सेल्स कंबाइन करते हैं टिश्यू फॉर्म करते हैं, वो अगर ये सेल्स अगर ये अपना केमिकल रिलीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइप की तरफ से, तो उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। अगर सीधा ही केमिकल ये अपना केमिकल रिलीज कर रहे हैं और ब्लड की तरफ जा रहा है तो इसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड करेंगे। जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो ये हम आगे 4 टाइप ऑफ टीथ, इन्होंने बोला कि टीथ जो है 4 तरह के टीथ प्रेजेंट है। आज हम बात करते हैं कौन कौन से जो टीथ हैं प्रेजेंट है। सो पहले टीथ है जो इंसीजन है, जो ऐसे टीथ दोनों की तरफ साइड में आते हैं उन्हें हम इंसीजन बोलते हैं। ठीक है, सो ये काटने कोई हम चीज़ खाते हैं जैसे फ्रूट्स खाते हैं तो ये उसको कटिंग में हेल्प करते हैं। कैनाइन आ जाते हैं जो आगे वाले टीथ आ जाते हैं ना। ठीक है, ये कितने होते हैं
4 है, ठीक है। सो 4 टीथ है कैनाइन। उसके बाद मोलर जो दाढ़ें जिसे हम बोलते हैं कभी, ठीक है ना, अक्ल दाढ़ होगी। सो पहली वाली जो होंगी मोलर आएंगी, उसके बाद पहली वाली आएंगी प्री मोलर, उसके बाद मोलर आएंगी, ठीक है। सो इन सीजर की हमने बात की थी, जो कटिंग में करने हैं वो वेज नॉन वेजिटेरियन में थोड़े से बड़े होंगे। सो एक फार्मूला हम आपको चलते हैं। सो हम अगर अपने माउथ को 4 सेक्शन में बांट लें तो पहले हम बोलेंगे कि भी जो ये इंसीजर है हमने कितने बताया था, 4। सो अगर 4 हैं तो नहीं, हमने बोला था ये 8 है, ठीक है ना सीजर। तो अगर हमने 4 सेक्शन में बांटा तो 2 4 सा कितना हो गया 8, यहाँ भी 2, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। कनाइन कितने बताए थे, कनाइन बताए थे 4। सो हम एक सेक्शन में कितने, 1 है, और 4 सेक्शन में कितने होंगे, 4, ठीक है। ऐसे ही जो प्री मोलर हैं, प्री मोलर कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं, और सेक्शन कितने हैं, एक तरफ कितने होंगे 2, और सेक्शन कितने हैं 4, और 2 4 सा कितना 8। सो ये एक फार्मूला मैंने बनाया हुआ है, ये मतलब ऑलरेडी पहले से बना हुआ था, ठीक है, मैंने आपको यहाँ से बता दिया। सो ये डेंटल फार्मूला है, आप इसको याद कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि 32 टीथ की कैसे डिवीजन हुई है, ठीक है, माउथ जो भी आपके माउथ में, ठीक है। सो उसके बाद हम दोस्तों फेयरिंग्स की बात करें तो फेयरिंग्स क्या है। फिर दोस्तों जैसे एक ऊपर जो ये काफ़ी यहाँ नोज से लेके यहाँ तक ईसोफेगस तक इसका मतलब लेंथ है। सो ये 10 से 11 मीटर जो है लंबी होती है। सो आगे बात करें तो इसके पार्ट हैं, जैसे फेयरिंग्स के पार्ट हैं, जैसे ये कौन सा पार्ट है, नेजोफेरिंग्स, ठीक है, उसका ओरोफेरिंग्स और लेरेंजोफेरिंग्स। सो पहले हम आपको बता देते हैं, ये जो पार्ट है यहाँ नोज की तरफ, इसको हम नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। माउथ की तरफ जो पार्ट होता है उसको ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। जो लेरेंजोफेरिंग्स का मतलब है कि ये ओपनिंग जो है ये ईसोफेगस के साथ ही होती है, ठीक है ना। सो यहाँ एक तो विंड पाइप होगी, यहाँ जो विंड पाइप होगी उसकी यहाँ विंड पाइप पीछे की तरफ होगी, ईसोफेगस आगे की तरफ होगी। विंड पाइप का मतलब कि जो ऑक्सीजन आ रही है हम आउटर इन्वायरमेंट से ले रहे हैं और लंग्स तक जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ ईसोफेगस का मतलब जितना भी फूड मटेरियल जाएगा कहाँ तक जाएगा, आगे स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है ना। क्यों जाएगा, क्योंकि डाइजेशन होगी, और यही हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ रहे हैं। ये आप सारा लिख लें, ठीक है ना। सो ये इन्होंने बता दिया है सारा। सो यहाँ इन्होंने ये बताया है कि ये जो लेरेंजोफेरिंग्स है ये बॉटम पार्ट है किसका, थ्रोट का। थ्रोट जब हम बोलते हैं ना, जहाँ गले जहाँ हमारा एडम एप्पल होता है, ठीक है, वो तो वहाँ थ्रोट की तरफ यहाँ बॉटम में ये लेरेंजोफेरिंग प्रेजेंट होगा, ठीक है, ठीक है, नियर टू लेरिंग्स के पास होगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो लेरेंजोफेरिंग्स है किसकी क्या करेगा कि ऑक्सीजन को यहाँ से लेके जाएगा, कहाँ से, मतलब कि माउथ से भी ऑक्सीजन आएगी और नोज से भी ऑक्सीजन आएगी, और यहाँ से लेके ये कि कहाँ जाएगी, ऑक्सीजन लंग्स की तरफ जाएगी, ठीक है ना। सो ये फेरिंग्स की हमने बात की है। उसके बाद हम बात करेंगे ईसोफेगस जो हमने यहाँ बात की थी कि आगे वाली जो पाइप है, ठीक है, पीछे वाली जो पाइप होगी उसको विंड पाइप बोलेंगे, आगे वाली को फूड पाइप। और ये बात अब इस पाइप की बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की। ईसोफेगस ये यहाँ से लेके आगे स्टमक की तरफ बढ़ेगी, ठीक है। और हम स्टमक की अगर बात करें तो स्टमक्स की भी यहाँ पर 4 लेयर होंगी। सो पहली वाली जो लेयर होंगी उसे हम पेरिटोनियल लेयर बोलते हैं। सेकंड जो है उसको हम मस्कुलर बोलते हैं। उसके बाद जो थर्ड लेयर है उसको मिकोजा बोलेंगे, और फोर्थ है वो जो थर्ड होगी वो सब मिकोजा होगी, और उसका फोर्थ लेयर जो होगी स्टमक की वो क्या है, वो होगी म्यूकोजा। ये जो थर्ड और फोर्थ है ये म्यूकस सक्रीट करेगी। जो मस्कुलर लेयर है, जैसे हम पेट को कभी अंदर कर लेते बाहर कर लेते तो ये मसल, क्योंकि मसल का काम है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। अब ये फर्स्ट लेयर जो है पेरिटोनियल लेयर, ये HCl की प्रोडक्शन में हेल्प करेगी, ठीक है। यहाँ जितनी भी लेयर है इसके यहाँ पर क्या है कि भी म्यूकस होता है। सो और जो म्यूकस है वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ताकि भी ये जो HCl प्रोड्यूस कर रही है पेरिटोनियल लेयर, ये किसके साथ यहाँ पर इस जो आउटर सरफेस लेयर है इसके साथ टच ना हो जाए और हमें पेप्टिक अल्सर ना हो जाए, ठीक है। जब ये HCl प्रोड्यूस कौन कर रहा है, लास्ट वाली लेयर, अगर HCl की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ये लेयर को HCl लगेगा और जिसके कारण छाले हो जाएंगे, जिन्हें हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, ठीक है। सो लेसर कर्वेचर, और ये मतलब जो सरफेस है इसका, ये स्टमक का एक मतलब जहाँ तो ये यहाँ से देखो कम उभरा हुआ है, यहाँ से ज़्यादा है, ठीक है। सो यहाँ से इसको लेसर कर्वेचर बोलेंगे, इसको ग्रेटर कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है। सो इसके 2 स्फिंक्टर है, जो जब फूड आएगा तो ये खुल जाते हैं। इसको अपर वाला जो उसको कार्डिक स्फिंक्टर बोलते हैं, और लोअर वाले को हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं, ठीक है। सो ये आपको किस तरह का लग रहा है, कुछ एस शेप का लग रहा है, ठीक है ना।
सो पेप्टिक अल्सर की बात की थी कि जब एचसीएल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, पेरिटोनियल लेयर ज़्यादा प्रोडक्शन करती है। सो किन केस में, जैसे कोई जो तंबाकू ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि तंबाकू के अंदर होती है निकोटीन, अगर निकोटीन ज़्यादा खाने से भी मतलब जो एचसीएल की प्रोडक्शन जो है ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद सिगरेट जो स्मोकिंग करते हैं, नो डाउट उनमें भी तंबाकू होता है, ठीक है। जहाँ जिनको पाइलोरी बैक्टीरिया हार्म करे वो भी है, ठीक है ना, एस्पाइलोरी, या स्ट्रेस लेने से भी जो है कि भी ये क्या कहते हैं, जो एचसीएल की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं इंटेस्टाइन की बात करते हैं। सो इंटेस्टाइन जो है ये एक तो जो है जो बार वाली लेयर होगी उसको हम बोलते हैं, जो बार वाली लेयर होगी वो है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसकी लेंथ जो है 1 to 5 मीटर लॉन्ग, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5 फीट ये लंबी होगी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना दोस्तों। इसको ये है लेंथ वाइज कम, बट इसको लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए बोला गया क्योंकि इसका जो एरिया, इसका मतलब अगर आप अपनी वृत्त बोलें तो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, इसके लिए इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो अंदर वाली है जिसमें सारी डाइजेशन होगी, और इसमें ये जैसे ये काफ़ी कह सकते हो कि भी यहाँ पे ऐसे एक इस शेप में होगी। सो इससे होने से इसे हम विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसमें क्या है कि अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, ठीक है ना। सो इसमें फूड जो है पास करता है, ठीक है ना। इसमें मोर ज़्यादा सरफेस एरिया होने के कारण जैसे पास होगा तो सरफेस, इसके कारण फूड की डाइजेशन अच्छी होगी, ठीक है ना। सो फूड की एब्जॉर्प्शन भी होगी, ठीक है। अगर हम उसके बाद बार की बात करें, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन, इसके कौन कौन से पार्ट हैं, इसके लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं एक सीजियम, कॉलम, रेक्टम और एनस। चलिए देखते हैं। सीजियम पार्ट ये पार्ट है, सीजियम फर्स्ट पार्ट, उसके बाद कॉलम पार्ट है, उसके बाद यहाँ पर रेक्टम पार्ट आएगा, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर एनस पार्ट आएगा। ये देखिए मैंने इसको रेक्टम यहाँ पर मैंने दर्शाया, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। कॉलन पार्ट भी आगे 3 में है, जैसे ये असेंडिंग कॉलन है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, डिसेंडिंग यहाँ, और यहाँ की तरफ जो जा रहा है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल टाइप से ट्रांसवर्स बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्ट के पार्ट होंगे, एक होगा एक इसका इलियम पार्ट होगा, ठीक है, इलियम पार्ट आ जाते हैं, और उसके बाद ये इसका जेजुनम पार्ट यहाँ पर, और एक पार्ट इसका और है जिसका हम ड्योडिनम पार्ट बोलते हैं। किसके पार्ट है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है, ठीक है। सो यहाँ पर एक दोस्तों, यहाँ पर ना जब सीजियम जो और इलियम जो है ये दोनों जाके एक मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम और सीजियम जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, उससे एक जंक्शन है जहाँ जुड़ते हैं, ठीक है, दो चीज़ें जुड़ती हैं, उसे हम बोलेंगे इलियोसिकल जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। सो जो मैंने आपको ये बता दिया कि इसकी जो कितनी लेंथ होती है, इसकी लेंथ है 5 फीट की अप्रॉक्सीमेटली, मतलब 1 से 5 मीटर, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की है वो 5 से 6 मीटर, मतलब 20 फुट की होगी अगर हम इसको एस्टिमेशन लगाएं जो अंदर वाली है, ठीक है। इसमें ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होगा, इसको हम विलाई, जो ये विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स होने के कारण इसके जब फूड पास करता है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। इसका कोई रोल नहीं है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका एब्जॉर्प्शन में कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ वाटर की एब्जॉर्प्शन करेगी। वाटर की एब्जॉर्प्शन, अगर तो वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा तो कॉन्स्टिपेशन होगी, जिसे हम कब्ज बोलते हैं, ठीक है। अगर वाटर कम एब्जॉर्प्शन होगी, अगर वाटर की कम एब्जॉर्प्शन होगी और कोई इन्फेक्शन होगी तो मतलब डायरिया या हमें ऐसी कोई कॉन्स्टिपेशन लग जाएगी, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन का लगने का कारण है कि जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी, और उस केस में जो वाटर ज़्यादा हमारा जो मतलब कि ज़्यादा निकलेगा, जिसे हम डाइसेंट्री बोलते हैं। सो ठीक है, सो ये यही पार्ट जो है इन्वॉल्व करता है, ठीक है ना। इसको वेस्ट मटेरियल जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन से ही होते हुए निकलती है, ठीक है। सो अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो वो पानी की अगर कंजप्शन ज़्यादा करता है तो उसको कॉन्स्टिपेशन कब जो है ठीक हो जाती है। अगर डायरिया तभी हुआ है अगर उसको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और उस केस में पानी की जो है कि जो पानी ज़्यादा हमारा मतलब जहाँ से हम अपना वेस्ट मटेरियल पास आउट करते हैं वहाँ से पानी ज़्यादा है, उन केस में हमें ओआरएस का भी ज़्यादा सेवन करना पड़ता है, ओआरएस लेना पड़ता है, साथ ही साथ हमें एंटीबायोटिक्स भी लेने पड़ते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ कोई भी हम ऐसी फंगल कोई मेडिसिन खा लें, जैसे मतलब जो हमारी डाइसेंट्री जो मतलब हमारे लूज मोशन को रोके, ठीक है, जैसे हम मेट्रोनिडाजोल और निडाजोल और या फिर टर्निडाजोल कुछ ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं, हम पैनक्रिया की बात करते हैं। दोस्तों पैनक्रिया भी एक पार्ट है जो कि हम लीव लाइक स्ट्रक्चर है, लीव लाइक स्ट्रक्चर होगा जो हमारा कहाँ प्रेजेंट होगा, ये लीवर के भी नीचे प्रेजेंट होगा। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, चलिए यहाँ एक प्रेजेंट होगा स्टमक के, आप यहाँ बोल सकते हो कि एक लीव लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ऐसे कुछ लीव लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होगा, मैंने बनाया नहीं यहाँ पर,
ठीक है। सो ये पैनक्रिया का क्या रोल है दोस्तों? पैनक्रिया एक मिक्स ग्लैंड है। मैंने आपको बताया था ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो कि मतलब ग्रुप ऑफ जो एक ऐसा ग्लैंड्स होते हैं कि जो यहाँ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं और वो सेल्स है केमिकल रिलीज करते हैं। अगर तो वो केमिकल सीधा ब्लड पे जाएंगे तो उसे हम एंडोक्राइन बोलेंगे, अगर वो डक्ट की तरफ जाएंगे तो वो एक्सोक्राइन बोलेंगे केमिकल। जो अगर डक्ट की तरफ से वो जो सेल्स केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं डक्ट की तरफ मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की तरफ, वो एंजाइम बोलते हैं। और जो सेल्स जो है अगर केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं ब्लड की तरफ जा रहे हैं उसे हम हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। सो ये पैनक्रिया एक मिक्स ग्लैंड है, ये हार्मोन भी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। जो इसके अंदर जो सेल्स होते हैं उसे लैंगरहैंस सेल्स बोलते हैं। और ये लैंगरहैंस सेल्स जो हैं 3 तरह के, इनके अंदर लैंगरहैंस सेल के अंदर आगे फर्दर जो है सेल्स लैंगरहैंस सेल के आगे फर्दर उसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे अल्फा सेल्स होते हैं, इसके अंदर बीटा सेल्स होते हैं और इसके अंदर गामा सेल्स होते हैं, लैंगरहैंस सेल्स, ठीक है। सो ये लैंगरहैंस जो एक साइंटिस्ट था उसने डिस्कवर किया था कि इसके अंदर जो अल्फा बीटा और गामा सेल्स हैं वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। सो अल्फा जो है वो ग्लूकागोन प्रोड्यूस करता है, बीटा जो है इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और लार्ज जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसे हम स्टोमेटोस्टैटिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों यही था आज का डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आप इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर ले, मैं 1 बाय 1 दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। होप आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। सो हैप के जितने भी टॉपिक आएंगे हम सारे 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ये मैंने एंजाइम के बारे में लिखा है, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, पेप्सिन एंजाइम माइलेज है। मैंने क्योंकि बताया था कि जो कोई भी केमिकल जो डक्ट की तरफ जाएगा, ठीक है ना, कौन प्रोड्यूस करेगा, ग्लैंड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। तो वो केमिकल हम एंजाइम बोलते हैं। अगर केमिकल सेल जो है सीधा ब्लड में प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे ये केमिकल यहाँ कोई भी सेल्स है, ये जो ग्लैंड है, ये अगर ब्लड की तरफ सीधा ऐसे कोई डक्ट नहीं है और केमिकल सीधा ब्लड की तरफ जा रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम एंडोक्राइन। और बाहर की तरफ जो डक्ट को लेके जा रहे हैं केमिकल उसे हम एक्सोक्राइन, ठीक है। सो एक्सोक्राइन जो है वो हमेशा सक्रीट करते हैं एंजाइम, और एंडोक्राइन में वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन। ये आप सारा 1 बाय 1 लिख लें, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, अगर आप लेक्चर सुन नहीं लेंगे तो आपकी काफ़ी हद तक जो है डाउट्स क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये फिर भी मैंने नोट्स जो है मैंने हैंडमेड नोट्स सारे अपनी मेहनत से बनाए हुए हैं, आप इसको लिख लें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर आपको जितना मेरे पास जानकारी थी मैंने अपनी सारी शेयर करी। होप आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा और आप इसको वीडियो को सुनें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी तरह की और प्रॉब्लम आती किसी और सब्जेक्ट में या और टॉपिक में तो आप मेरे को बताएं। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक सो दैट इट कैन हेल्प इन योर एग्ज़ाम एंड यू कैन स्कोर द गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम्स। सो ऑल द बेस्ट बच्चे। अगर ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डेफिनेटली मेरे को बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच वीडियो सुनने के लिए, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताएं भी, ठीक है। और सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।